अब ज़राअत के शोबे में इनकलाब कैसे आएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब और डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, दोनों मारूफ मईशतदान हैं। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब से करता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक देता हूँ कि आप, मैं कहूँगा कि माशियात और माहौलियात के शोबे के अंदर बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर आपकी रिकग्निशन हुई है और 10 मारूफ तरीन जो पब्लिकेशंस हैं और पब्लिकेशन करने वाले लोगों के अंदर उस फहरिस्त के अंदर आपका नाम जो है वो बहुत नुमाया होकर सामने आया है। हमारी तरफ से मुबारकबाद तस्लीम करें। और इसके अलावा आपके साथ फिर डिस्कशन में शुरू करता हूँ कि मुल्क की मईशत के क्या हालात हैं और बिलखुसूस अगर माहौलियात के बारे में बात की जाए जो पहले आगाज़ में हमने की थी अपने इब्तदाइये में, तो आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस फहरिस्त में हम जो हैं वो काफ़ी पीछे हैं माहौलियात के शोबे में, सस्टेनेबिलिटी के शोबे में, और इसी पर ही रिलायंट होता है पूरा का पूरा इकोसिस्टम और एग्रीकल्चर। वेलकम करता हूँ आपको शो में डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। जी अली भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त देने वाली है। इंसान का काम मेहनत करना होता है और उसके बाद अल्लाह ताला के ऊपर आप अपनी मेहनत छोड़ दें। और अल्लाह फरमाते हैं कि मैं मेहनती बंदे का दोस्त हूँ। तो अल्लाह ताला तो जाहिर सी बात है, इंसान कोई मेहनत करे और उसका फल ना दें, ये तो बिल्कुल ही बात ना मानने वाली है। और जो अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं वो बेशक है। तो इसी तरह मैंने भी मेहनत की और जाहिर बात है आप भी मेहनत कर रहे हैं। तो समटाइम ये होता है कि इंसान छोटी छोटी वो करता है, एफर्ट्स करता है, अल्लाह ताला की ज़ात जो उसको जंप बना देते हैं। अब जो दो फील्ड्स हैं, मुआशियात, माहौलियात, जाहिर सी बात है मुआशियात का हिस्सा है। आप उस मुल्क में माहौलियात के ऊपर क्या बात करेंगे जहां ये कहा जाए कि स्मोक को कंट्रोल करने के लिए हम इंडिया को खत लिखेंगे। अब भारत की ये सूरत हाल है कि पोल्यूशन वहां टॉप पे है। उसका बड़ा पुराना शहर कैपिटल दिल्ली जो हर साल सर फहरिस्त होता है पोल्यूशन के अंदर, उन्होंने अपने इकदाम करने हैं, हमने अपने इकदाम करने हैं। याद ये है कोई शीशे की दीवार लग जाए, जैसे कोई हॉलीवुड मूवी आई थी तो उसने दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, तो चलो उधर की हवा उधर रहे, इधर की हवा इधर रहे, तो फिर तो हम समझे कि चलो खत लिखने से काम चल जाएगा। या आपको डीसी तब्दील कर दें स्मोक के दिनों में स्मोक को कंट्रोल करने के लिए, या स्मार्ट लॉकडाउन लगा दें स्मोक को कंट्रोल करने के लिए, या स्कूल बंद कर दें, या छोटी मोटी कोविड के बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट कर रही थी उसको बंद कर दें। क्यों? हम स्मोक को कंट्रोल कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है स्मोक की वजह से आप देखें कि आपका जो ह्यूमन कैपिटल है, जो लोग हैं जो खासकर 4 शहरों में रह रहे हैं, उनको गले की बीमारी, जुकाम, नजला, आंखों की बीमारी जो बड़ी पिछले दिनों प्रोमिनेंट हुई थी, तो क्या ये सारा कुछ करने से ये चीजें कंट्रोल हो जाएंगी? जो एक चीज और मैं समझता हूँ जिसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए, और ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, इससे हमें जाहिर होता है कि हमारी जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो निगरान हो, चाहे वो प्रोविंशियल हो, चाहे फेडरल हो, उनके पास मेरा नहीं ख्याल कोई जामे प्लान है कि हम अपने स्मोक जैसे इशू को कैसे कंट्रोल करें ताकि माहौल को बचाया जा सके। और आज देखें दुनिया का जो पहले डेमोग्राफिक वो कितना चेंज हो गया है, का बड़ी कॉमन सी बात है। मुल्क बचाना है तो सबसे पहले आपको माहौल, इन्वायरमेंट जो उसको बचाना होगा। अगर आप इन्वायरमेंट के ऊपर कोई कंट्रोल या उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई बात नहीं करते, मेरा नहीं ख्याल कि आप आने वाले दिनों में आप मुआशियात के जो इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर बात कर पाएंगे। उसके बाद आप देखें अभी जैसे आपका प्रोग्राम आज बड़ा पानी का ऊपर ये बात हो रही थी, और मैं अक्सर हमने ज़राअत को प्रोग्राम किए हैं और जिसके अंदर मेरा एक ही जुमला होता है कि हमारा आधा मुल्क पानी ना होने की वजह से तबाह हो जाता है और आधे मुल्क में पानी जब आता है तो उसकी वजह से तबाही होती है। तो हमने क्या इसके लिए अभी तक कुछ सीरियस इकदाम लिए हैं? आप जो रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं वो तो बात बड़ी आगे की है। हम कम से कम अभी तक कोई भी सेक्टर, आपका एग्रीकल्चर है, आपका इंडस्ट्री है, आपका सर्विस सेक्टर है, हम अभी तक उसकी बेसिक्स जो हैं उसको ही नहीं समझ पाए। बाकी उनको डेवलप करना तो बड़ी आगे की बात है। ये बड़ा अहम नुक्ता है आपकी तरफ से आ गया। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब आपकी जानिब आऊँगा। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, एक अहम सवाल जो कि आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि जब एग्रीकल्चर की बात की जाती है तो हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं, मैंने आगाज़ में भी इसकी बात की, कि जो वाटर क्वालिटी होती है इस पर बहुत ज़्यादा एम्फिसिस है। और वाटर क्वालिटी जो होती है यानी वाटर पोल्यूशन की वजह से अगर आपकी पर हेक्टर यील्ड मुतासिर हो रही हो तो ये बड़ा अहम मसला बन जाता है। पाकिस्तान के अंदर वाटर पोल्यूशन को संजीदगी से नहीं लिया जाता और ज़्यादातर क्या किया जाता है कि वेस्ट और गार्बेज जो है वो दरियाओं में डंप कर दिया जाता है अनट्रीटेड,
उसकी वजह से क्या होता है कि डाउनस्ट्रीम उसका इम्पैक्ट आता है। और एग्रीकल्चर के जो रिसर्चर्स हैं वो तो अब इस चीज़ को काफ़ी अरसे से साबित कर चुके हैं कि पानी के अंदर मौजूद जो भी चीज़ें होंगी वही दरअसल जो है नबातात में, पौधों में, दरख्तों में, फसलों में, खेतों में, खलियानों में चली जाएगी और वही चीज़ फिर हमें प्रोड्यूस में भी मिलेगी। क्या कहते हैं आप? अली भाई बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं दिल की तय गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर शहबाज साहब को, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ इकोनॉमिक्स का और रिसर्च का, तो मुझे इस चीज़ का इदराक है कि जो इनको अवार्ड मिला है वो कितना, उसकी वैल्यू क्या है। तो मैं हालांकि आपने सवाल मुझे एग्रीकल्चर का किया है, लेकिन उससे पहले मैं चंद अल्फाज अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने खुद वो ये एडी साइंटिफिक की लिस्ट देखी है और आप हैरान होंगे कि जो टॉप 10 जो मुहक्किक है माहौलियात में और इकोनॉमिक्स में, इसमें डॉक्टर शहबाज साहब का नाम है और बाकी कोई भी हमारे साउथ एशिया से कोई भी नाम नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारे तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये फख्र की बात है कि हमारे यहाँ इस तरह के एक्सपर्ट्स और इस तरह के मुहक्किकीन मौजूद हैं। ये अलग बात है कि हम इनकी कदर नहीं करते हैं। तो मेरी दोबारा गुजारिश है आपसे भी और हमारे जो दूसरे सुनने वाले लोग हैं कि हमें अपने इस तरह के लोगों की कदर करनी चाहिए। डॉक्टर साहब जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मुंसलिक हैं। मुझे अफसोस ये होता है कि हमारे मुल्क की मिनिस्ट्रीज या हमारे मुल्क की जो इकोनॉमिक के जो कंसर्न लोग हैं या जो इन्वायरमेंट से कंसर्न लोग हैं वो इनसे कितना फायदा उठा रहे हैं, वो इनसे कितना मुस्तफीद हो रहे हैं। बहरहाल ये अल्लाह करे कि इनको भी समझ में आ जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह के जो हीरे पैदा होते हैं उनसे भी ये किसी तरीके से इस्तेफादा कर सकें। तो अब मैं आपकी इजाज़त से अब मैं बढ़ता हूँ माहौलियात की तरफ और मैं डॉक्टर शहबाज साहब की रिसर्च का हवाला देते हुए मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर की जो क्लोथ्स बना रहे होते हैं या जो आप जो एक टी शर्ट बनाते हैं, इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ लीटर फ्रेश वाटर यूज होता है जो कि वो फ्रेश वाटर कंज्यूम करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया अभी भी और इनकी तहकीक भी है, वो ये उनका जो कंक्लूजन है वो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो जितना पानी जाया करता है अपने अनसस्टेनेबल बिजनेस प्रोसेसेस की वजह से, वो पानी अगर आप बचा लें तो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर की यील्ड कई गुना तक बढ़ सकती है और आप उसको एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मैं इन्हीं की एक बुक जो एनर्जी के हवाले से उन्होंने लिखी है, पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी लीकेज है वो तकरीबन आपकी 22 to 25% लैंडलाइन लॉसेस हैं। अगर आप उसको कंजर्व कर लेते हैं तो आपकी एनर्जी के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो अली भाई कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमने मसाइल की, हमारे मुहक्किकीन ने उसकी निशानदेही की है, हमें पता है कि हमारे मसाइल क्या हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन मसाइल को हल करने की जो विल है वो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। किसको नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसकी वजह से पाकिस्तान की जो जितनी बीमारियां वो फैल रही हैं। किसको ये नहीं पता कि जितने भी आपके जो मौलिक बीमारी हैं जो कि जिसके ऊपर आपके बिलियन ऑफ रुपीज हेल्थ के बजट से लगते हैं, वो आपकी बीमारियां उन बिजनेसेस के वेस्ट की वजह से लग रही हैं और कोई भी गवर्नमेंट, ना गवर्नमेंट के अवामिल ना भी जो दूसरे लोग हैं उसके ऊपर तवज्जो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि खुदा के लिए ये टाइम है और हमने कितना गिरना है, शायद मेरा ख्याल है कि इससे और मुझे तो कोई गहराई की, ये तो एक इंतहा है जहाँ पे हम खड़े हैं। तो अब भी हम नहीं समझेंगे, अब भी अगर हम अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा, अब भी अगर हम चीजें दुरुस्त करने के लिए खड़े नहीं होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कब खड़े होंगे। तो यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, यहाँ पर मैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा, क्योंकि आप खुद बैनुल अक़वामी जरीदों के अंदर आपके बहुत सारे मकाले जो हैं वो पब्लिश भी होते हैं। मैं भी बैनुल अक़वामी पब्लिकेशंस देख रहा था तो वहाँ पर मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक बड़ी मुस्तनद जो इदारा है बैनुल अक़वामी, उसने अपने एक पब्लिकेशन में ये लिखा हुआ है कि इंडस बेसन जो कि पाकिस्तान में है इज़ वन ऑफ द मोस्ट वनरेबल वाटर रिसोर्स इन द वर्ल्ड। ये मैं समराइज़ करके आपको बता रहा हूँ। और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान या तो सिवियर फ्लडिंग या सिवियर ड्राउट्स का शिकार होगा। इसकी इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस भी हैं और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी हैं। आपके ख्याल से क्या कोई भी काम करने से पहले एग्रीकल्चर में इस चीज़ को अकाउंट फॉर नहीं करना चाहिए पहले? क्या कहते हैं आप?
जी बिल्कुल अकाउंट फॉर करना चाहिए। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि जिस तरह से आपकी क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, मुल्क के अंदर मौसमियात तब्दील हो रहा है, हमें हर गुजरते हुए लम्हे के साथ कैलकुलेट करना चाहिए अपने आप को और अपने आप को तैयार करना चाहिए। जहां तक आप मुआशी उसकी बात करें इंडिकेटर की, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देना कि अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरी गाँव में बात हो रही थी, तो मैं उनसे पूछा बताइए कि चावल की फसल जो है, इससे एक हफ्ता पहले मेरे अपने अब्बा जी से बात हुई, तो वो कहते हैं कि अभी जरा चावल जो है ना वो हरा है। तो मतलब मजीद उन्होंने आगे ये नहीं बताया कि शायद इसलिए कि बच्चे को ना बताएं कि नुकसान हो रहा है तो बच्चा बाहर बैठा कहीं परेशान होगा। और मेरे दोस्त ने कहा कि इस दफा जो है वो चावल का बड़ा बुरा हाल है। मैं कहा जी वो क्यों? कहते हैं जिससे बारिशें बे टाइम बारिशें हो रही हैं, गंदम पकती तब बारिशें शुरू हो जाती है, उस वजह से हमारी पैदावार कम होती है। अब चावल का मौसम, इसमें भी अब कटाई का मौसम था, इसमें बारिशें जाहिर सी बात है वो हो रही हैं। अब जब जमीन खुश्क नहीं होगी तो जो चावल की फसल है वो कैसे काटेंगे? किसानों के खर्चे सारे इसके ऊपर हो गए, वो उनको अपनी जेब से अदा करने पड़ रहे हैं। उसके बाद जो पैदावार थी, जो एक्सपेक्टेड पैदावार थी, वो चावल की फसल से नहीं हो पा रही, ऊपर से ये बारिशें। अब इसका नुकसान क्या होगा कि चावल की फसल आपकी मुतासर होगी। और इसके साथ साथ अब आप आगे चूंकि आपने गंदम भी पैदा करनी है, गंदम की बिजाई करनी है, और वो भी सीजन आपका लेट होगा। तो मुझे बताएं कि आप जिस जरी मुल्क के अंदर रह रहे हैं वहां बारिश जो है बेवक्त हो रही है, उसकी वजह से ये नुकसान आपका हो रहा है। और इसके अलावा जो जारी बार बारिशें होती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात हो रही थी, टेक्सटाइल के अंदर जो पानी कंज्यूम हो रहा है उसकी बात हो रही है, या और जो वेस्ट है उसकी वजह से जो माहौलियात के ऊपर असर पड़ रहा है, और उस माहौलियात के ऊपर असर पड़ने की वजह से जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है या आपकी जो हेल्थ है उसके ऊपर जो असर पड़ रहे हैं। तो मुझे बताएं, मैं तो ये समझता हूं कि ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, ये दोनों हाथों से आपके मुल्क को क्या मुआशी, क्या इसको इंसानी, क्या आपका माहौलियाती नुकसान ही हो रहा है। और हमें तो हर पल ये चीज सोचनी चाहिए। अब आने वाले वक्त में जैसे आपसे बात कर रहा था कि अब आगे ट्रेड आपको कैसे अफेक्ट होगी। अब ये है कि ग्लासगो COP 26 हुआ, जिसके अंदर बकायदा ये मुआहदा किया गया है कि आने वाले चंद सालों में जो आपकी एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स होंगी उसके ऊपर ये लिखा जाएगा कि विच सोर्स ऑफ एनर्जी यू हैव यूज्ड। आया आपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यूज किया है, आप विंड आपने इस्तेमाल किया है, आपने सोलर इस्तेमाल किया है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर होगा ये। आप जब कोई प्रोडक्ट लेके जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और वो पढ़ेंगे, देखेंगे, अगर आपने उसकी प्रोडक्शन के लिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इस्तेमाल किया तो व्हाट दे डू, दे विल बैन योर एक्सपोर्ट्स। तो आप देखें कि माहौल जो है या माहौलियात वो कितना ज्यादा इकोनॉमिक्स के अंदर इन है और कितना ज्यादा उसके अंदर अपना रोल अदा कर रही है। और रही बात दूसरी, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमने कितना गिरना है, मुझे बताएं, हर रोज आप भी अखबार पढ़ते हैं, मैं भी अखबार पढ़ता हूं, हर रोज हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो बाहर जाते हैं, वो जाहिर पर डिफरेंट जगहों पे जाके वो फोटो सेशन भी करते हैं। मेरा सवाल ये है, क्या ये माहिरीन जब बाहर जाते हैं, बाहर से कोई एक आधा लफ्ज सीख के वापस नहीं आते? ये सिर्फ फोटो सेशन के लिए जाते हैं या आवाम का जो टैक्स वाला पैसा है उससे ऊपर अपने चक्कर पूरे करते हैं? तो ये मेरे ख्याल में इनके हाथों में हमने अपना मुस्तकबिल दिया हुआ है, इनको हमारे मुस्तकबिल के बारे में पल पल पढ़ना चाहिए। जब तक हमारा ब्यूरोक्रेट, हमारा पॉलिटिशियन, हमारा कोई भी एक्सपर्ट अपने आप को बुक के साथ लिंक नहीं करेगा, मेरा नहीं ख्याल कि आप बेसिक लेवल के ऊपर रह के अपने मसाइल के हल ढूंढ सकेंगे। ये भी एक नुक्ता आ गया। अब यहाँ पर मैं चाहूँगा शुजात मुबारक साहब, बड़ा अहम नुक्ता एक और ये भी है कि हमारे यहाँ एम्फेसिस एग्रीकल्चर पे किया जा रहा है, लेकिन अब जनवरी से ऐसा तस्वुर किया जा रहा है कि शायद बैनुल-अक़वामी इदारों के दबाव पर एग्रीकल्चर के शोबे में टैक्स लगाया जाएगा। अगर एग्रीकल्चर के शोबे में टैक्स लगाया जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और बिलखुसूस क्या उसकी कॉस्ट कंज्यूमर को तो नहीं बेयर करनी पड़ेगी? क्योंकि अगर उसको कॉस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया कंज्यूमर के लिए तो फिर तो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो ऑफसेट हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? अली भाई देखें, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हर अच्छा काम इल प्लान तरीके से किया जाता है और वो अपॉर्चुनिटी बन जाती है करप्ट अनासर के लिए। जैसे लॉकडाउन कराची में लगा तो मुझे याद है कि पुलिस वालों की चांदी हो गई, हर दुकान से पैसे ले रहे थे। इसी तरह से अगर कोई प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उस प्रोसेस के अंदर बैठे हुए लोगों की चांदी हो जाती है, वो पैसे कमाना शुरू कर देते। इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि अगर एग्रीकल्चर टैक्स को बगैर किसी मनसूबा बंदी के लगाया जाता है तो ये सिवाय गरीब फार्मर के और आम जो किसान है, सिवाय उसकी जिंदगी में और पेचीदगियां, मुश्किलात लाने के कुछ भी नहीं करेगा। बड़ा जमींदार इससे बच जाएगा और जो आपका आम जमींदार है उसकी जिंदगी में ना सिर्फ और मुश्किलात आएंगी बल्कि उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इसलिए
एग्रीकल्चर टैक्स लगाना चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर टैक्स किस तरह से लगाना चाहिए, उसका क्या आर्टिफैक्ट होगा, उसको पहले प्लान करना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी गवर्नमेंट नहीं कर रही। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एग्रीकल्चर टैक्स लगाने से पहले गवर्नमेंट को प्रॉपर मनसूबाबंदी करनी चाहिए, वरना अली भाई इसी तरह से होगा जिस तरह से पहले भी बहुत सारे शोबों में टैक्स लगाया गया, लेकिन उसके कोई खातर नतीजे नहीं मुझे ऐसे लगता है डॉक्टर शुजात मुबारक साहब के हिंदुस्तान की फोटो कॉपी करेंगे, क्योंकि उससे आगे इनकी प्लानिंग जाती नहीं है। तो जो कुछ हिंदुस्तान में हुआ, फिर उसके बाद आपने देखा दिल्ली में जिस तरह से और गिरदोनवा में जिस तरह से एहतिजाज हुआ, शायद ये उस तरह का सिस्टम लाने की कोशिश करेंगे जहां पर बिग फार्मर को, फिर वही बात है, बिग फार्मर को या कॉरपोरेट फार्मर की या कोई कोऑपरेटिव की शक्ल देखकर शायद कुछ करने की ये करें, जो मुझे लगता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के मॉडल से आगे देख नहीं पाते, उससे आगे इनको समझ भी ज्यादा नहीं आती हमारे यहाँ लोगों को। क्या कहते हैं आप? देखिए अली भाई, हिंदुस्तान का ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर हमसे ज्यादा मैच्योर है, हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस है। आप एग्जैक्टली उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते। मैं अभी से कह रहा हूं, आप इस बात को लिख लें और ये रख लीजिए अपने पास कि अगर आप हिंदुस्तान का मॉडल कॉपी करेंगे तो ये आपको काउंटर प्रोडक्टिव होगा, ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। वजह ये कि पाकिस्तान के डायनामिक्स एग्रीकल्चर सेक्टर के अब डिफरेंट है। हिंदुस्तान के डायनामिक्स डेफिनेटली हम बहुत सारी चीजें हमारी जनरली मिलती हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक डायनामिक्स है इन टर्म ऑफ कि हम किस हद तक टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, सीड किस तरह से यूज कर रहे हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर डेवलपमेंट काउंसिल्स कितनी है, रिसर्च कितनी हो रही है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अगर उस डिफरेंस को मलूज़े खातिर नहीं रखा और एज इट इज आप उसको रेप्लिकेट करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए मैं ये समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान के बुनियादी जरूरी ढांचे का मुताला करके उसके अंदर जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो इफेक्टिव ग्रुप्स हैं, उन सब को मद्देनजर रखते हुए टैक्स के स्ट्रक्चर को नहीं बनाया गया और फिर उसकी इन्फोर्समेंट कि टैक्स इकट्ठा कैसे होगा, कहां से इकट्ठा होगा, किस तरह से होगा, और फिर इसकी डिजिटलाइजेशन कि ये टैक्स अगर आपने उन्हीं टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारों को देना है तो फिर उनके मजे हैं। अगर पाकिस्तान में टैक्स लीकेज 25% थी तो वो टैक्स लीकेज बढ़ जाएगी, करप्शन का एक नया बाजार गर्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये मेरी अर्ज ये है कि आपको प्रॉपरली मनसूबाबंदी के तहत इस टैक्स को लगाना चाहिए, वरना आप हिंदुस्तान क्या दुनिया के किसी मुल्क के टैक्स स्ट्रक्चर को कॉपी कर लें, ये आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। अच्छा, यहाँ पर एक अहम नुक्ता है जिसने जन्म लिया, तो मैं चाहूँगा डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब आपकी जानिब भी आऊँ। बात यह कि जिन डायनेमिक्स की बात की शुजात मुबारक साहब ने, वो डायनेमिक्स यहाँ इसलिए फ़र्क हैं क्योंकि यहाँ पे लैंड रिफॉर्म एग्जीक्यूट ही नहीं हुए, तो यहाँ पर जागीरदाराना निज़ाम अभी भी राइज है और कुछ ज़िले ऐसे हैं जिधर जागीरदाराना निज़ाम इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है, जैसे कि अगर सूबा पंजाब में देख लीजिए और सूबा सिंध के कुछ ज़िले देख लीजिए और इसी तरह सूबा पंजाब के भी कुछ ज़िले देख लीजिए, केपी में भी चले जाइए, बलूचिस्तान में भी वो इलाका जो ज़राअत के अंदर है। तो कुछ ज़मीनें कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ज़मीन के टुकड़े बहुत बड़े बड़े हैं, लैंड होल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, और कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि जनरली हम रिकग्नाइज़ करते हैं, वहाँ पर it is very normal for anyone to have 5 acres land, 7 acres land, 9 acres land, 10 acres land, इस तरह की बहुत सारी जो है वो लैंड होल्डिंग होती है, और कहीं कहीं जो है वो हज़ारों एकर्स लैंड जो है वो एक ही ओनर के पास होती है। तो हमारे यहाँ तो डायनेमिक्स ही फ़र्क हैं, तो इनको टैक्स किस तरह से लगाएंगे इस तरह की डायनेमिक्स के साथ? जी, उसमें मेरे ख्याल में होगा वही बात जो शुजात साहब वाली है कि जो बड़ा किसान है या कह लें कि जो किसान भी है, पॉलिटिशियन भी है, बिजनेसमैन भी है, वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई रास्ता अपने लिए निकाल लेगा। रही बात फिर छोटे किसान जो है, जिन 5 एकड़ 10 एकड़ 15 एकड़ या 20 एकड़ जमीन है, वो उनके ऊपर ये चीज सारी लागू हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि इस शोबे से हम फिर भी टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्ट कर सकते हैं, उससे पहले जरूरी ये है कि जैसे बात भी डॉक्टर साहब कर रहे थे कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो बनाना चाहिए, उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि मैं अपना जो किसान है, वो चाहे इसकी 2 एकड़ है, चाहे 4 एकड़ है, चाहे 10 एकड़ जमीन है या टुकड़े हैं जमीन के, उसको एजुकेट करना चाहिए। जब तक हम उसको एजुकेट नहीं करेंगे, उस किसान को हमें डिजिटलाइज करना या मार्केट के साथ लिंक करना वो बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, लेकिन आप चूंकि मुहक्किक हैं और चीन में भी आपने बहुत काम किया है, चीन में भी बहुत चीजें आपने देखी हैं, तो फिर क्या इस मॉडल को अपना लिया जाए कि लार्ज लैंड होल्डिंग विल बी मोर एफिशिएंट? क्योंकि ये जैसे अभी बता रहे हैं डॉक्टर शुजात मुबारक साहब के हिंदुस्तान वाला मॉडल लागू नहीं होता,
लेकिन आप लोगों का बेसिक इकोनॉमिक्स का मॉडल तो यही कहता है कि साहब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, तो यानी जितनी बड़ी लैंड होल्डिंग होगी उतना ही ज्यादा एफिशिएंट ऑपरेशन होगा, या पाकिस्तान में ये इस तरह से लागू नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कि जो बड़ी जमीनों वाले हैं उनको भी एफिशिएंट बनाया जा सकता है, जो छोटी जमीनों के टुकड़े हैं उनको भी एफिशिएंट बनाया जा सकता है। लेकिन आप ये भी देखें कि वक्त के साथ साथ जो बिग लैंड होल्डर्स हैं उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो रिसर्च हो रही है उसमें कितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही हर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करे फॉर रिसर्च पर्पज। बड़े बड़े किसान जो हैं वो भी रिसर्च करके अपनी जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम दूसरी तरफ चले गए हैं। हम बजाय के एग्रीकल्चर को फॉर लॉन्ग टर्म हम लेते और चीजों को प्लान करते, हमने अब देखें जितनी जमीनों के बड़े बड़े टुकड़ों को बेचना शुरू कर दिया, उनके ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, उसके ऊपर हमने हाउसिंग स्कीमें जो उसकी तरफ हम चले गए। अच्छा, एक नुक्ता है थोड़ा सा एग्रीकल्चर से हटके, लेकिन एक नुक्ता है एग्रीकल्चर से थोड़ा सा हटके, लेकिन आप चूंकि आज प्रोग्राम में शामिल हैं, शुजात साहब भी हैं, तो मैं आपसे डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब ये बड़ा अहम नुक्ता पूछना चाहूंगा। क्या आपने अपनी तहकीक में किसी मुल्क के अंदर जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टेड देखा है? यानी ये मखसूस एक केस होगा पाकिस्तान का जहां जीडीपी का इतना बड़ा हिडन हिस्सा वो सारा का सारा इन्वेस्टेड है रियल एस्टेट के अंदर, यानी लोग आके हैरान हो जाएं देखकर। जी, वजह ये कि हमारे पास और कोई काम नहीं है। हम कोई भी आप इसमें देखें जितने आपके लोग हैं हर दूसरा बंदा आपको प्रॉपर्टी डीलर या प्रॉपर्टी के साथ मुंसलिक नजर आएगा। ठीक है, रियल एस्टेट जो वो कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन आप अगर देख इसको भी सबसे सेक्टर के अंदर काउंट करते हैं, लेकिन आप दूसरे मुल्कों के जीडीपी के अंदर जो शेयर्स है सेक्टर लाइक जो सबसे सेक्टर है उसमें आप देखें तो आपको वाज़ेह नजर आएगा कि उनका आईटी सेक्टर जो है वो लार्जली कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी के अंदर। हमारा मसला ये कि हम चूंकि आईटी के अंदर भी हमने उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए। हाल दो कि हमने 2000 का साल उसको हमने आईटी का साल बनाया था, उस साल शायद पता नहीं 5 अरब हमारी $5 अरब की हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स थी। आप देखें आज भी आपके एक्सपोर्ट्स वही हैं। को आईटी से देखें को बड़ा बूम अप लेके आ गए। अब वैसे बहाने बनाते हैं, पेपाल यहाँ पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा या स्ट्राइक वाले काम नहीं कर रहे, तो इसलिए हमारे जो फ्रीलांसर्स उनको बड़ा प्रॉब्लम पेश आ रहा है। मसला ये है कि कोई भी आप सेक्टर, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे वो सबसे सेक्टर हो, उसकी जब तक बेसिक के ऊपर आप काम नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी भी सेक्टर को सर से पकड़ के आप उसको डेवलप कर लें। बड़ा अहम नुक्ता ये। अब मैं जाऊंगा डॉक्टर शुजात मुबारक साहब की जानिब। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, बात कुछ ऐसी है कि मईशत को दरपेश हैं बहुत सारे चैलेंजेस। मैं चाहूँगा थोड़ा ओपन एंडेड गुफ्तगू अब हो जाए। हमने एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी तफसीली बात कर ली। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मैंने स्टडी की है तो वो थोड़े से टेंजेंट पर हैं। जो हम दिखा रहे हैं लोगों को वो कुछ और हैं, जो हकीकतन मैंने देखे हैं उसमें कोई ख़ास इंप्रूवमेंट नहीं आई। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ या मेरी सोर्सेज गलत हों जिनको मैंने इंटरनेट पर रेफ़र किया है या जिन पब्लिकेशंस को मैंने देखा है। लेकिन डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, बैनुल-अक़वामी इदारे, बैनुल-अक़वामी अखबार, बैनुल-अक़वामी जरीदे, बैनुल-अक़वामी रिसाले, बैनुल-अक़वामी वेबसाइट्स, नंबर, स्टैट्स और साइंस जिस तरह की भी है वो ये बता रही है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ना ही स्पेकुलेशन कोई उन्होंने की है कि इम्प्रूवमेंट आएगी। ये ज़्यादातर स्पेकुलेशन हमारी अपनी जनरेटेड है। आप मुझे ये बताएं कि कोई मोतबर और न्यूट्रल बैनुल-अक़वामी इदारा हो जिसने ये कहा हो कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हो गए, तो ऑब्वियसली फिर ये कि हम उसको बहुत ज़्यादा जो है वो पॉम्प एंड शो के साथ दिखाएंगे। आपकी नज़र से गुजरे हो तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि हम उनको हाईलाइट करें। आपके शो से पहले भी मैंने कोई 1-1.5 घंटा रिसर्च की। मैंने कहा कि देख लूं शायद कहीं ऐसी चीज मैंने अपनी नजर से ओझल ना हो गई हो। लेकिन जो दुनिया के जितने भी बड़े मोतबर जरीदे समझ लें या वेबसाइट्स हैं या मैगजीन्स हैं, मुझे कहीं पे भी पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के इम्प्रूव होने की कोई खबर नहीं मिली है। और अफसोस है, जाहिर है कि मुझे मेरा दिल जो है वो मैं उसकी हालत बयान नहीं कर सकता जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ। मुझे ऐसी उम्मीद थी कि शायद कोई एक आध जरीदा ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की माशी हालात इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। और ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है अली भाई, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी से लेके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, सर्विस सेक्टर, ये तीनों की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और इनका जो वैल्यू एडिशन है वो पिछले सालों की निस्बत इस साल मजीद कम हुई है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि इन सेक्टर की प्रोडक्टिविटी कम हुई है और आइंदा आने वाले चंद महीनों में, मैं सालों की बात नहीं करता, आइंदा आने वाले चंद महीनों में
आपका बिलखुसूस इंडस्ट्रियल सेक्टर मजीद चैलेंजेस उसको होंगे। उसके कुछ बैरूनी चैलेंजेस है, कुछ बैरूनी अवामिल है, मैं उसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। और पाकिस्तान के कुछ अंदरूनी ये जो भी मसाइल चल रहे हैं, आगे चल के पाकिस्तान की इंडस्ट्री बिलखुसूस पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, लेदर सेक्टर के लिए, फूड सेक्टर के लिए ज्यादा मसाइल होंगे। और ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि ये सेक्टर आगे चल के इनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और इसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान की जीडीपी पे और पाकिस्तान की प्राइसेस पे आएगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आइंदा स्पेशली जनवरी फरवरी के अंदर इन्फ्लेशन पाकिस्तान में दोबारा बढ़ सकता है। और फिर उसके बाद मार्च में रमजान आने वाला है, तो जब उसको मुसलमानियत जो पाकिस्तानी मुसलमान होने की हैसियत से जब हम अपना हिस्सा डालेंगे उस इन्फ्लेशन में, तो फिर आप सोच लीजिए कि फरवरी के महीने में प्राइसेस का क्या लेवल होगा। तो जो चीज अब 100 रुपए की बिक रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं जनवरी फरवरी में वो 150 की ना बिक रही हो। तो इसलिए मुझे तो पाकिस्तान के इंडिकेटर्स अच्छे नजर नहीं आते। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अर्ज कर दूं, और ये मेरे दिल से ये चीज निकल रही है कि हाय कोई पाकिस्तान के उन लोगों को बता दे कि भाई देख लो पाकिस्तान से कितने लोग इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। खुदा के लिए देखो तो सही, ये जो हमारे केयर टेकर वजीर आज़म बैठे हुए और ये कह रहे हैं कि जाते हैं लोग तो चले जाएं। खुदा के लिए देखो कि कितने टैलेंटेड लोग, या वो लोग जो कि अपने सारी जिंदगी उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान से बनाया, जब वो इस लेवल पे आए कि वो पाकिस्तान को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो अब छोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं। तो खुदा के लिए ये बहुत, अली भाई मैं तो खुद स्पेशली मैं एकेडमिक्स में देख रहा हूँ, हर यूनिवर्सिटी के अंदर से बड़े बड़े प्रोफेसर मुहक्किकीन इस मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं और हाथों हाथ उनको लिया जा रहा है। कदर नहीं की जा रही, तो इस मुल्क में उनकी कदर नहीं की जा रही, तो वो लोग जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और ये आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले महीनों में ये टैलेंट का क्राइसिस पैदा हो जाएगा इस मुल्क में। पहले ही जो सिचुएशन हम उस लेवल पे खड़े हैं कि जो तबाही और बर्बादी के रिकॉर्ड हमने तोड़ दिए, तो जब आपका ये सारे के सारे जो लोग कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो भी इस मुल्क को छोड़ के जब जा रहे होंगे, तो फिर क्या बनेगा। तो मेरी अली भाई, ये जो आपके हमारे अरबाबे इख्तियार हैं, मेरी उनसे दस्तबदस्ता हाथ जोड़ के गुजारिश है कि पाकिस्तान के ये जरा इस तरफ तवज्जो दें कि पाकिस्तान में ये लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं इस मुल्क को, और क्या इकदाम लिए जा सकते हैं कि इन लोगों को रोका जाए। वरना इसी तरह से जिस बंदे को मिलती जाएगी अपॉर्चुनिटी, वो छोड़ के चला जाता रहेगा वहां पर, तो वो पाकिस्तान के अंदर से ये खाली हो जाएगा ये मुल्क। और यहाँ पे वही लोग जो करप्ट और जो रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले और जिसका कोई हाथ नहीं पड़ रहा, वही लोग रह जाएंगे और इस मुल्क की बर्बादी और कोई फिर मेरे मुंह में खाक, फिर पाकिस्तान उस डायरेक्शन में चल पड़ेगा जिसकी तरफ सोचने में डर लगता है। खैर, ये तो बड़ी खौफनाक गुफ्तगू है, लेकिन जाहिर बात है आपके दिल का दर्द भी इसमें छलक रहा है। यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद शहाब, मैं देखता हूँ हमेशा के चेहरे के तासुरात उनके बदलते नहीं हैं, लेकिन इस मौजू के ऊपर तो उनके भी चेहरे के तासुरात बदल रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब आपकी जानिब आऊँगा, और बात यह है कि मैं किसी और मौजू पर जाने के बजाय इस मौजू पर रहते हुए आपके सामने ये नुक्ता डिस्कस करना चाहूँगा कि ऐसा इन्फ्लेशन के मुतल्लिक भी कुछ लोग आरा जाहिर कर रहे हैं जो कि मेरी समझ में नहीं आ रही कि इन्फ्लेशन में कमी आएगी। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब तो खैर इसको वाजे कर चुके हैं कि इन्फ्लेशन में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम होगी। और हमारे इंटरनल जो आपको पता है जो ज़र्री या मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका भी शायद इसी तरफ पॉइंट कर रही है कि जी इन्फ्लेशन कम होगी। तमाम मईशतदानों ने इस मुतालिक अपनी राय का खुल के इजहार किया कि इन्फ्लेशन बढ़ने के ज़्यादा इम्कानात हैं। दूसरा ये है कि इसको देखते हुए ये मुल्क के अंदर अजीब किस्म का पैराडॉक्स क्रिएट हो गया है कि इंटरेस्ट रेट अपनी जगह, यानी जिसे आप कहें कि पॉलिसी रेट अपनी जगह कायम है, ताहम जो PIB पे रेट्स हैं उनके मुतालिक कयास जो की जा रही है वो फ़र्क है। तो ये तो पैराडॉक्स क्रिएट हो गया ना, एक ही मईशत के अंदर पैराडॉक्स क्रिएट हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रिटेन किया गया रेट को, और लोग जो हैं वो उसके मुतालिक क्या साराई करना शुरू हो गए, कम हो रहा है। आपका दिल क्या कहता है और आप क्या सोचते हैं? देखिए, बात ये है कि मुआशियत के अंदर जितने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, अगर उनमें इंप्रूवमेंट आ रही है, इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, तो उस इंप्रूवमेंट के जो ग्राउंड रियलिटी है उसके ऊपर भी असर आना चाहिए। या मैं इसको थोड़ा सा यूं कह सकता हूं आसान जुबान में, क्योंकि ये बड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं जिसकी आप बात कर रहे थे, कि आप ये देखें कि अगर आपके जो मुआशी इशारिये हैं वो बेहतर हो रहे हैं
और उनकी बेहतरी की वजह से लोग जो है उनकी जिंदगी आसान हो रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी ठीक है, मुल्क के अंदर जो है अब वो पहले की निस्बत अच्छा माहौल मिल रहा है। मुआशी माहौल की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो आपके जो मुआशी इशारिये हैं वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की हद तक जो उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है और वो इंप्रूवमेंट उसके असरात आम लोगों तक, आम लोगों की जिंदगी तक नहीं पड़ रहे, तो फिर मैं तो नहीं कहूंगा कि ग्रोथ जो है उसकी वजह से आम इंसान की जिंदगी के ऊपर असर पड़ रहा है या उसके ऊपर अच्छा असर पड़ रहा है। बात यह है कि आप ये 100 दफा कहें कि हम 2022 और 2023 का जो कंपैरिजन मुआशी इशारियों करें और उसमें इन्फ्लेशन जो 38% है, ये चीज मैं आज से 1.5 साल पहले कह चुका था कि भाई इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान में 40% से ऊपर हो गया है, सिर्फ हमारे अंदर इखलाकी जुर्रत नहीं आ रही कि हम उसको एक्सेप्ट कर लें। और मैं आज आपके प्रोग्राम में ये बात वाज़ेह करता हूं, आज भी पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो 55% से ऊपर है, डबल 5% की बात कर रहा हूं और मैं इस बात को ओन कर रहा हूं। अब आप जितना मर्जी कहें जो 38% या 40% है, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करें। मुझे ये बताएं कि तेल की कीमतों में कमी हुई, डॉलर 30 से 40 से 50 रुपए नीचे आया। जिस स्पीड के साथ चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ था, जब डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ था, जब तेल की कीमतों में इजाफा हुआ था, क्या उस स्पीड से महंगाई पाकिस्तान में कंट्रोल हुई? आज तो हमने छापे मारे, हमने कहा जी ट्रांसपोर्टेशन जो है उन्होंने 15% करार में कमी कर दी। मैंने भी अपने कुछ बिल के अंदर जिक्र किया कि सीमेंट की कीमतों में कमी हुई, सरिये की कीमतों में कमी हुई और इस तरह की चीजें जो थी। लेकिन देखना ये कि उसके जो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं आम लोगों के लिए, उनकी कीमतों में कितनी कमी हुई। तो मेरा तो नहीं ख्याल को कोई ऐसा फर्क पड़ा और मैं एग्री करता हूं शुजात साहब की इस बात से, क्योंकि मुझे अपना जो गवर्नेंस है, उसका जो कंट्रोल है, उसका मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है। और मुझे ये भी पता है कि हमारी जो मुसलमानियत है वो रमजान शरीफ के अंदर कितनी ज्यादा बढ़ चढ़ के वो सामने आ जाती है। तो हाँ, जितने इससे पीछे रमजान शरीफ गुजरे हैं उसे मुझे नहीं याद पड़ा, अगर आपको याद हो तो मुझे बता दीजिए कि किसी भी रमजान शरीफ के अंदर गवर्नमेंट ने रमजान शरीफ के शुरू होने से पहले कुछ मैयज ली हो और उन मैयज की वजह से रमजान शरीफ के अंदर महंगाई कम हुई हो। और अब तो मुल्की हालात, बल्कि पूरे ग्लोबल के हालात इस तरह के हैं, और मैं ये बड़े हद तक वाजे कर चुका हूं डिफरेंट प्रोग्राम तो आपके साथ ही करके, कि 2025 का जो मार्च है उससे पहले पहले कोई बंदा आपसे ये कहे कि मुल्की हालात ठीक हो जाएंगे, मेरा दिल नहीं मानता। वजह यह है कि पाकिस्तान ग्लोबली लिंक है पूरे वर्ल्ड के साथ। तो जब आप देखें, अभी आज की खबर है कि गजा में जंग की वजह से हमारी जो 70 अरब की सरमायाकारी थी वो उसके ऊपर हमें डाउट होना शुरू हो गए हैं। इससे पहले सप्लाई चेन को अफेक्ट किया रशिया और यूक्रेन की वार ने। अब ओवरऑल पूरे मुल्क, पूरी दुनिया के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है, तो जाहिर सी बात है आप भी लिंक है और इस क्राइसिस के आपके ऊपर भी असर पड़ेंगे। 2025 मार्च के बाद मेरा ख्याल है कि चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी ग्लोबल लेवल पे। अब हमारे लिए चैलेंज ये है उस ग्लोबल लेवल के ऊपर जो रिकवरी होगी उससे हम अपनी इकोनॉमी को और वहां जो रहने वाले लोग हैं उनको कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि गुफ्तगू आपके साथ मजीद जारी रहती, लेकिन क्या करूं, हमारे पास वक्त महदूद होता है। तो शुक्रिया अदा करते हुए नाजरीन भी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को इजाज़त दीजिए।